हेलो स्टूडेंट। तो आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड नंबर का चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो था आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हम पहला किंगडम पहला जगत देख रहे हैं जो है मोनेरा। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। इसके अंतर्गत हम आर्कीबैक्टीरिया पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा यूबैक्टीरिया। ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके सेकंड नंबर के चैप्टर, इसके अलावा 8वें नंबर का चैप्टर भी आएगा जिसका नाम है कोशिका, वो भी, इसके अलावा 12th क्लास में भी एक 7 नंबर का चैप्टर है उसके अंतर्गत भी ये आएगा। तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और नीट के लेवल से देखा जाए तो इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरी वीडियो तक बने रहें। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में करवाने वाले हैं। यूबैक्टीरिया एक पार्ट्स में नहीं होगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको समझें। देखिए शुरू करते हैं। यूबैक्टीरिया, जैसे कि आपको बताया गया है कि यू का मतलब होता है सत्य और बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, यानी कि यूबैक्टीरिया कौन है? एक प्रकार के सत्य बैक्टीरिया है। आपको याद हो तो जब मैंने बताया था कि जीवाणु 2 प्रकार के जैसे बताए, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। एक तो वो बैक्टीरिया जिनकी सबसे पहले जो उत्पन्न हुए तो वो है आर्कीबैक्टीरिया, जिनको प्राचीन जीवाणु बोला जाता है, और दूसरे जो है वो है आपके यूबैक्टीरिया यानी कि सत्य बैक्टीरिया। तो चलिए देखते हैं यूबैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले हम यूबैक्टीरिया की या कहूं तो जीवाणु की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की, किसने इसको नाम दिया, कौन कौन से जीवाणु की खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की। तो कुछ हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। तो जरा देखिए, कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इस वैज्ञानिक ने क्या किया है, इन्होंने बरसात के पानी में और फिर दांतों के मैल में जीवाणुओं को खोजा और इन्हें क्या नाम दिया? और इन्हें नाम दिया एनिमलक्यूल। तो ध्यान से बेटा, यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया की जो बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और किसमें की थी? बरसात के पानी और दांतों के मैल में। और इन्हें जीवाणु नाम नहीं दिया था, बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, इन्हें क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल नाम दिया था। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि ये बैक्टीरिया वाला जो टॉपिक चल रहा है यूबैक्टीरिया वाला, वो आपके इस चैप्टर में भी, इसके अलावा इसी क्लास 11 के 8वें नंबर के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप क्लास 11 का ही 8वां चैप्टर करोगे तो वहां पर यह आएगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज, ये आएगा कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। क्लियर? जो कि निर्जीव कोशिका थी। फिर उसके बाद पढ़ोगे कि सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वहां भी ये नाम आएगा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही सर्वप्रथम आपके सजीव कोशिका की खोज की थी। तो सर्वप्रथम सजीव कोशिका जो देखी गई या जिसकी खोज हुई उसका नाम यही तो है, एनिमलक्यूल। तो वहां भी यही आएगा कि सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने सर्वप्रथम जिस कोशिका को खोजा वो जीवाणु ही था, जिसको नाम दिया था इन्होंने एनिमलक्यूल। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी इस खोज को अपनी एक पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है उसमें इन्होंने इस खोज को प्रकाशित करवाया, अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने अपनी खोज को एक पुस्तक में प्रकाशित करवाया और इस पुस्तक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले आपने सीखा कि जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की और किस प्रकार से हुई। तो आपको बता दिया कि जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की, और इन्होंने जीवाणु को क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। नेक्स्ट, अगले वैज्ञानिक देखो, 2 वैज्ञानिक,
एक है एफ जे कोहन और एक जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है इरैन वर्ग। इन वैज्ञानिकों ने दोनों ने क्या किया है, ध्यान से देखना, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही इस एनिमल को रिप्लेस करके इन्होंने ही बैक्टीरिया नाम दिया है। तो जीवाणु शब्द जो दिया है वो किन्होंने दिया है, दो वैज्ञानिक जिनका नाम है एफ जे कोहन और इरैन वर्ग ने दिया है। नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक देखिए, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लिस्टर। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम जो दी है एक विधि दी थी जिसका नाम है कल्चर टेक्निक। अब ये क्या है, इन्होंने जीवाणुओं का, ध्यान सुनना, इन्होंने या जो कल्चर लिखा हुआ है, कल्चर को हिंदी में कहते हैं संवर्धन और टेक्निक को कहते हैं तकनीक। तो इन्होंने संवर्धन तकनीक दी है। संवर्धन का मतलब क्या, अभी देखना, कल्चर टेक्निक जो इन्होंने विकसित की, इसके द्वारा इन्होंने जीवाणुओं का सबसे पहले संवर्धन किया। यहां जो संवर्धन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है कि इन्होंने कृत्रिम माध्यम पर जीवाणु को रख के उनका गुणन करवाया, यानी उनकी संख्या को बढ़वाया। तो सबसे पहले जो कल्चर टेक्निक यानी कि जीवाणु का जो संवर्धन किया था वो किसने किया था, लिस्टर ने किया था। साथ ही साथ लिस्टर के बारे में एक चीज और जान लो, इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। क्लियर बेटा। तो आपने तीन वैज्ञानिकों के बारे में सीखा, सबसे पहले लीवेनहॉक, दूसरे हैं कोहन और एरेनबर्ग और तीसरा है लिस्टर। नेक्स्ट अगले वैज्ञानिक के बारे में देखिए। ये सारी चीजें आपको जाननी बेहद जरूरी हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना। नेक्स्ट अगला देखिए, चौथे नंबर के वैज्ञानिक की बात करते हैं। इन वैज्ञानिक का जो नाम है वो है लुईस पास्चर। इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्म थ्योरी दी है और इन्होंने जीवाणुओं को एक नाम दिया है और वो नाम दिया है जर्म। तो जीवाणुओं को जर्म नाम जो दिया है वो किसने दिया है, लुईस पास्चर ने दिया है। लुईस पास्चर ने एक विधि दी है जिसका नाम है पास्चुराइजेशन, हिंदी में पाश्चरीकरण विधि दी है। अब ये विधि क्या है, पाश्चरीकरण विधि के अंतर्गत क्या है कि जैसे कोई तरल पेय पदार्थ है, लाइक जैसे कि दूध, तरल पेय पदार्थ को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करने पर जीवाणुओं से मुक्त करना ही कहलाता है पाश्चरीकरण। तो जैसे कि हम दूध को गर्म करते हैं, आपको पता होगा कि जो दूध है उसको गर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम आप सब जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को विकार या एक तरह से कहें दूध को कन्वर्ट करता है लाइक एक दही में, यानी कि फट जाता है। तो अगर हम उसे गर्म कर लेते हैं तो वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए अगर गर्म करें तो वो जीवाणु से क्या हो जाते हैं, मुक्त। और इसी विधि को जिसने दिया है वो है लुईस पास्चर। जो विधि है वो है पाश्चरीकरण विधि, जिसको हम जिस थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हैं उसका नाम है जर्म थ्योरी। तो आप याद करेंगे जर्म नाम किसने दिया है, तो नाम दिया है लुईस पास्चर ने। जर्म थ्योरी किसने दी है, तो दी है लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट पाश्चरीकरण जो विधि है वो किसने दी है, तो वो दी है लुईस पास्चर ने। तो ये हो गए 4 वैज्ञानिक। नेक्स्ट अगला 5वें वैज्ञानिक को और देखो। देखिए 5वें जो वैज्ञानिक है उनका नाम है रॉबर्ट कोच। अब इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखिए, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, लिस्टर वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कल्चर टेक्निक विकसित की थी, यानी कि जीवाणु का सबसे पहले जो संवर्धन किया था वो किसने किया था, लिस्टर ने। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि जीवाणुओं का सबसे पहले शुद्ध संवर्धन किसने प्राप्त किया, तो शुद्ध संवर्धन जो है वो किसने प्राप्त किया, वो प्राप्त किया रॉबर्ट कोच। अब यहां ये वर्ड है शुद्ध संवर्धन और यहां है संवर्धन। तो जब इन्होंने संवर्धन किया था तो जैसे कि प्रयोगशाला में एक डिस्क ले ली,
उसके अंदर पोषक पदार्थ डाल दिया, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया डाल दिए। तो जब ये सबसे पहले संवर्धन किया गया था तो जीवाणु के साथ साथ कुछ अदर जो जीव है वो भी इसमें क्या हो गए, संवर्धित हो गए, यानी कि प्राप्त हो गए। तो इन्होंने पहले सबसे पहले संवर्धन प्राप्त किया, लेकिन जीवाणु का सबसे शुद्ध संवर्धन यानी कि केवल और केवल जीवाणु का गुणन सबसे पहले जो किया वो किसने किया, रॉबर्ट कोच ने किया। साथ ही साथ एक चीज और कि एक रोग जिसका नाम है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाले जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की, वो भी की रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच ने इसके साथ साथ एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाले जीवाणु की सबसे पहले खोज की है। इसके साथ साथ इन्होंने टीबी, जिसे क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, टीबी, इसके अलावा एक रोग और जिसके कहते हैं हैजा, तो इन दोनों रोगों को फैलाने वाले जीवाणुओं की खोज भी किसने की है, रॉबर्ट कोच ने की है। क्लियर बेटा। तो मैंने आपको आज जो टॉपिक शुरू करवाया यू बैक्टीरिया, उसके अंतर्गत कुछ छोटा मोटा हिस्ट्री के बारे में बताई है, कुछ वैज्ञानिक बताए हैं। जैसे सबसे पहले बताया ल्यूवेनहॉक के बारे में बताया, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज की और उसको नाम दिया एनिमलक्यूल। सेकंड नंबर पर आपको जो वैज्ञानिक बताया गया वो बताया गया एब्जेकॉन और एरेनबर्ग, इन्होंने एनिमलक्यूल को जीवाणु नाम दिया। फिर तीसरे जो वैज्ञानिक बताए वो है लिस्टर, इन्होंने कल्चर टेक्निक यानी कि जीवाणु को सबसे पहले संवर्धन किया। चौथे नंबर के वैज्ञानिक बताए जिनका नाम है लुईस पाश्चर, इन्होंने जर्म थ्योरी के तहत बैक्टीरिया को जर्म नाम दिया। साथ ही साथ इन्होंने पाश्चराइजेशन विधि दी। फिर लास्ट आपको बताया रॉबर्ट कोच, इन्होंने जीवाणु का सबसे पहले शुद्ध संवर्धन, अगर केवल और केवल ये आता है जीवाणु का सबसे पहले संवर्धन किसने किया तो वो है लिस्टर, लेकिन सबसे पहले शुद्ध संवर्धन किसने प्राप्त किया तो वह है रॉबर्ट कोच। और इन्होंने एंथ्रेक्स, टीबी और हैजा रोग फैलाने वाले जीवाणु की खोज भी की है। तो इस तरीके से आपने समझा यहां पर इसकी हिस्ट्री। नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब आपको ये बताने वाला हूं कि सबसे छोटा यू बैक्टीरिया कौन सा है, स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया। और ऐसे ही हम बताएंगे आपको लॉन्गेस्ट या कहें तो लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया। तो देखिए सबसे छोटा जो यू बैक्टीरिया है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्लियर। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो यू बैक्टीरिया है उसका नाम है एपिलोपिसिकम फिसिलसोनी। तो दो आपको याद करने हैं, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा यू बैक्टीरिया कौन सा है और सबसे बड़ा यू बैक्टीरिया कौन सा है। तो सबसे छोटा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और सबसे बड़ा जो है वो है एपिलोपिसिकम फिसिलसोनी। क्लियर बेटा। तो आप ये भी याद कर लें। नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए। देखो बेटा आपके एनसीईआरटी किताब में जीवाणु को आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, पर यहां हम एक्स्ट्रा भी करवाने वाले हैं। तो अब जो टॉपिक कर रहे हैं वो है आकार के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार। तो देखिए जरा, तो पहला है गोलाकार जीवाणु, इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं कोकस। ये सिंगुलर शब्द है यानी कि एक वचन, और इसका जो बहुवचन होता है वो होता है कोकाई। क्लियर है। तो जरा देखिए कि जो गोलाकार जीवाणु होते हैं, एक तो ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे सूक्ष्म। क्लियर। नेक्स्ट सबसे अधिक इन बैक्टीरिया में प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, यानी ये रसायनों से अपने आप को आसानी से बचा लेते हैं, सबसे अधिक प्रतिरोधी क्षमता। नेक्स्ट ये जो जीवाणु होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। आपकी एनसीईआरटी किताब में इतना कुछ नहीं है, तो ये कौन कौन से होते हैं पर ये करना जरूरी है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मोनोकोकस। नेक्स्ट दूसरा जो करेंगे उसका नाम है डिप्लोकोकस।
नेक्स्ट तीसरे जो हैं उनका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, और नेक्स्ट चौथा जो है उसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। क्लियर? तो जरा देखिए, मोनोकोकस का मतलब क्या है कि ये जीवाणु जो है वो एकल पाए जाते हैं, ग्रुप में नहीं पाए जाते, एकल रूप में। अब यहां लिखा हुआ ना गोलाकार, तो इस शेप में, गोलाकार शेप में। और अब जैसे यहां लिखा हुआ है मोनोकोकस, और मैंने यहां लिख रखा एकल रूप में, यानी कि ये अलग अलग एकल के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? इसका एक उदाहरण मैं आपके लिए लिख देता हूं, जिसका नाम है माइक्रोकोकस। कुछ कुछ उदाहरण भी मैं आपको लिख दूंगा। नेक्स्ट डिप्लोकोकस की बात करते हैं, तो डिप्लोकोकस में जो जीवाणु होते हैं वो युग्म में पाए जाते हैं, यानी कि दो जीवाणु जो हैं वो आपस में जुड़े हुए युग्म के रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में। इसके भी मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं। एक उदाहरण तो पक्का आपने सुन रखा होगा, देखिए डिप्लोकोकस निमोनी, जिससे निमोनिया रोग होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख देता हूं, जिसका नाम है निजेरिया। क्लियर? नेक्स्ट इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं वो श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, इस तरीके से श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, बहुत सारे जीवाणु श्रृंखला के रूप में। ऐसे इसका उदाहरण मैं आपको लिख देता हूं। इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस का मतलब है अनियमित समूह में, जैसे कि इस तरीके से अनियमित समूह के रूप में जो पाए जाते हैं, अनियमित समूह में। क्लियर? इसका भी उदाहरण मैं लिख देता हूं। इसका उदाहरण है स्टेफाइलोकोकस एल्बस। क्लियर? तो देखो बेटा, आपकी किताब में तो खाली यही लिखा हुआ है कि आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के हैं, जिसमें से पहला है गोलाकार जीवाणु, केवल इतना ही लिखा हुआ है। पर आपको ये चीज भी सीखनी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर 2 में भी ये जीवाणु काम आएगा, चैप्टर नंबर 7 में भी काम आएगा, 8 में, इसके अलावा 12th क्लास में भी चैप्टर नंबर 7 में भी ये काम आएगा, तो इसलिए सीखना जरूरी है। तो जरा फिर से देख लो, गोलाकार जीवाणु, जिसे इंग्लिश में बोला मैंने कोकस, जो कि एक वचन है, इसका जो बहुवचन है वो है कोकाई। नेक्स्ट ये सबसे सूक्ष्म होते हैं, सबसे अधिक इनमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। मैंने तो फिर भी आपको 4 कराए, वरना ये तो बहुत सारे हैं। मोनोकोकस एकल रूप में पाए जाते हैं, डिप्लोकोकस युग्म के रूप में पाए जाने वाले, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि श्रृंखला में पाए जाते हैं, और स्टेफाइलोकोकस जो कि अनियमित समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो ये उदाहरण भी आपको करने हैं, कम से कम एक तो ये डिप्लोकोकस निमोनी, एक ये भी करना जरूरी है आपको, निजेरिया गोनोरियाई। नेक्स्ट आप एक रोग करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, इसके अलावा इनका इतना रोल नहीं है, पर फिर भी आप इनके उदाहरण को जरूर याद कर रखें। तो पहला हुआ आकार के आधार पर, जिनका नाम है गोलाकार जीवाणु। नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए, दूसरा दंडाणु जीवाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैसिलस। ये एक सिंगुलर वर्ड है, एक वचन। नेक्स्ट इसका जो बहुवचन होता है वो है बैसिलाई। क्लियर? ये जो जीवाणु होते हैं वो छड़ के आकार के होते हैं, छड़ के आकार के, इसलिए दंडाणु जीवाणु को हम छड़ाकार जीवाणु भी कहते हैं। एनसीईआरटी किताब में यही नाम लिखा हुआ है, छड़ाकार जीवाणु। और अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं, अधिकांश जीवाणु इसी श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट ये जीवाणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनके भी प्रकार देख लो। सबसे पहला सिंगल बैसिलस, दूसरा जो करेंगे उसका नाम उसी तरीके से डिप्लो बैसिलस, डिप्लो बैसिलस। नेक्स्ट तीसरा जो करेंगे उसका नाम है
स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। और लास्ट चौथा जो करेंगे उसका नाम है पैलिसैड बैसिलस। अब इनको भी देख लो चारों को। वही सिंगल बैसिलस का मतलब क्या है, ये जो दंडाकार जीवाणु होंगे वो एकल रूप में पाए जाते हैं, एकल रूप में। कुछ इस तरीके से डंडियां होती हैं छड़ के आकृति के, क्लियर, एकल एकल रूप में पाए जाएंगे। तो इसके उदाहरण, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है आपकी 12th क्लास के लिए। तो इसके अंतर्गत जो जीवाणु है, एक तो है इकोलाई, यहाँ ई का मतलब है ईस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट दूसरा जो बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो बेटा ये आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जीवाणु, और इनकी बात 12th क्लास में होगी। नेक्स्ट अगला देखिए जिसका नाम है डिप्लोबैसिलस। तो यहाँ डिप्लो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दो दंडाकार जीवाणु आपस में युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि एक और ये दूसरा आपस में जुड़े हुए युग्म के रूप में, युग्म के रूप में। तो इसका उदाहरण यही खुद ही है, डिप्लोबैसिलस। नेक्स्ट तीसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब अभी कुछ देर पहले स्ट्रेप्टोबैसिलस का, स्ट्रेप्टो का मीनिंग समझाया था, श्रृंखला के रूप में। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेप्टोबैसिलस होते हैं तो वो श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, इस तरीके से आपस में जुड़े हुए, क्लियर। इसके भी उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण जिसका नाम है बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। एक और उदाहरण है जिसका नाम है बैसिलस सब्टिलस, क्लियर बेटा। नेक्स्ट अगला जो है उसका देखिए पैलिसैड बैसिलस। पैलिसैड का मतलब यहां है कि जीवाणु जो है वो गट्ठों के रूप में पाए जाते हैं। गट्ठे यानी जैसे कि लकड़ियां होती हैं, लकड़ी बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ बांध देते हैं, जो गट्ठा तैयार होता है, तो ये पाए जाते हैं गट्ठों के रूप में, गट्ठों के रूप में। तो इसकी अगर बात करें तो जैसे कि ये आपके बहुत सारे कौन से बैक्टीरिया हो गए, दंडाकार जीवाणु हो गए, तो ये आपस में इस तरीके से बंधे हुए होते हैं, तब उसको कहते हैं पैलिसैड बैसिलस नाम के बैक्टीरिया, यानी कि जो कि पाए जाते हैं किसके रूप में, गट्ठों के रूप में। इसका जो उदाहरण है, उदाहरण का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से एक रोग होता है जिसका नाम है डिप्थीरिया, और इसकी बात हम जो करेंगे, इसकी बात हम करेंगे 12th क्लास में। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ही इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बार बार मैं आपको बता रहा हूं सेकंड चैप्टर में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट इसी क्लास के 8 नंबर के चैप्टर में और 12th क्लास के 7 नंबर के चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे कि इसमें ये आता सिंगल बैसिलस, इकोलाई और लैक्टोबैसिलस, इनकी बात तो आपके 2-3 चैप्टर में ही बात होगी 12th क्लास के अंतर्गत। तो इसलिए ये सारी कुछ चीजें आपको सीखनी जरूरी है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि इतना कुछ तो एनसीईआरटी में 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में है भी नहीं। बेटा ध्यान से, आप नीट पढ़ रहे हो, 12th क्लास 11th क्लास का तो चल ही रहा है, साथ में चल रहा है नीट, तो हम चाहते हैं कि 11th क्लास को भी हम 12th क्लास के साथ जोड़ सकें, तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है। और जो स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको मैं बार बार बोलता हूं कि हमारी जो 12th क्लास की भी सीरीज जो चल रही है, प्लीज आप उसको भी समझा करो। साथ ही साथ आप क्या कर पाओगे, 11th और 12th क्लास को एक दूसरे के साथ जोड़ना सीख पाओगे, तभी आपसे नीट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो हल हो पाएंगे। क्लियर बेटा। तो आपका दूसरा खत्म हो गया जिसका नाम है दंडाणु जीवाणु, जैसे इसको हम क्या भी बोलते हैं, छड़ाकार जीवाणु। नेक्स्ट अगला देखिए, 2 खत्म हो चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास में तो केवल 4 दे रखे हैं, हम आपको 1-2 एक्स्ट्रा और करवा देंगे, वैसे करने आपको 4 ही हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रकार जो है उसका नाम है सर्पिलाकार जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरिलम। तो ये तो है एक वचन, इसका बहुवचन स्पाइरिलाई। एनसीईआरटी में इसको इस तरह से लिखा हुआ है स्पाइरिला। क्लियर बेटा। नेक्स्ट
अब ये पता तो चल ही गया आपको कि ये जो जीवाणु होते हैं वो सर्पिलाकार जीवाणु होते हैं, कुछ इस तरीके से तरकुआकार के, इस तरीके से इनके ऊपर फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी किताब में डायग्राम बने हुए हैं। क्लियर बेटा? तो ये होते हैं आपके सर्पिलाकार जीवाणु। इसके कोई टाइप्स नहीं है, सीधा मैं आपको उदाहरण लिखवा देता हूं। एक उदाहरण है जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रिपोनेमा। इंपॉर्टेंट है बेटा, 12th क्लास में भी ये काम आएगा। नेक्स्ट लास्ट चौथा जो टाइप्स है आकार के आधार पर जीवाणु का प्रकार, तो उसका आकार नाम है कौमा आकार के जीवाणु। कौमा आकार के जीवाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विब्रियम। एक वचन को बोलते हैं विब्रियम, और इसका जो बहुवचन होता है उसको बोलते हैं विब्रियो। बेटा बहुवचन का मतलब बस इतना है, बहुत सारे। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे पता चल गया कि ये कौमा आकार के होते हैं, तो कौमा आकार कुछ इस तरीके से होता है। आप जब भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं आपकी कॉपी में तो कॉमा लगाते हैं, तो ये कॉमा आकार के जीवाणु होते हैं। तो इसके भी उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है, विब्रियो कॉलेरी, जिसकी वजह से हैजा होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपके आकार के आधार पर जीवाणु के जो प्रकार हैं, जो कि एनसीईआरटी किताब में तो कितने प्रकार के बता रखे हैं, 4 प्रकार के। तो चारों प्रकार मैं आपको यहां करवा चुका हूं पूरे डिटेल के साथ, ताकि आपको 11th में भी काम आए और 12th में भी काम आए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बोला था, तो जैसे कि एक 5वें नंबर का प्रकार है व्रंत युक्त जीवाणु। ये नहीं करना है, बस मैं नाम लिख दे रहा हूं, व्रंत युक्त जीवाणु। इसके अलावा एक 6वां जीवाणु का जो प्रकार है आकार के आधार पर, उसका नाम है मुकुलन जीवाणु। ये मुकुलन जीवाणु जो होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हो, वरना मैं तो आगे चल के पढ़ाऊंगा ही, कि जीवाणु में अलेंजाइम की एक विधि पाई जाती है जिसका नाम है मुकुलन। तो अगर उनमें मुकुलन होता है, बेसिकली जीवाणु में बहुविभाजन या बीजाणु के निर्माण के द्वारा ही आपके अलेंजाइम की विधियां पाई जाती हैं। मुकुलन नहीं तो मैं देख लूंगा, उसको करवा लूंगा आपके लिए। तो मुकुलन जीवाणु, तो मुकुलन जीवाणु ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये जीवाणु अलेंजन यानी कि मुकुलन कर रहे हो, लेकिन होता नहीं है, वो इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लास्ट, ये जो 7 नंबर का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसका नाम है बहुरूपी जीवाणु। क्लियर? बहुरूपी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो माध्यम के अनुसार अपना आकार आकृति बदलते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत एक एग्जांपल आता है जिसका नाम है राइजोबियम। तो 12th क्लास में भी ये नाम बहुत बार बोला जाएगा, राइजोबियम जीवाणु। तो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो माध्यम के अनुसार अपना आकार बदलते रहते हैं, जैसे कि कई बार तो ये एक्स के फॉर्म में, कई बार ये वाई के फॉर्म में, और कई बार ये जेड के फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए बेटा, तो इस प्रकार से मैंने आकार के आधार पर जीवाणु के आपको 4 प्रकार तो वो करवा दिए जो एनसीईआरटी किताब में है। इसके अलावा अदर कुछ और बैक्टीरिया के नाम मैंने आपको लिख दिए, व्रंतयुक्त जीवाणु, मुकुलन जीवाणु और बहुरूपी जीवाणु। इसको आप पक्का याद करके रख लेना। इसका एक एग्जाम्पल जिसका नाम है राइजोबियम। चलिए बेटा, तो ये टॉपिक हुआ आपका खत्म। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिए, जिस टॉपिक का नाम क्या है, जीवाणुओं में गतिशीलता। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखने वाले कि जीवाणु में गति करने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है। तो देखिए बेटा, जीवाणु जो है वो चल व अचल दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो जीवाणु अचल प्रकार के होते हैं उनमें कोई भी ऐसी संरचना नहीं पाई जाती जो उनके लिए गति करने के लिए लाभदायक हो। नेक्स्ट, लेकिन जो जीवाणु चल होते हैं उनमें गति करने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं कशाभिका, इंग्लिश में जिसे कहते हैं फ्लैजिला। क्लियर? जैसे कि एक जीवाणु है तो जीवाणु के पास इस तरीके से एक लंबी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं कशाभिका, और इसके माध्यम से ये गति करते हैं। कशाभिका के आधार पर जो जीवाणु है वो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जरा देखिए। पहले जो जीवाणु है उनका नाम एकशाभिक जीवाणु, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एट्राइकस। क्लियर? नेक्स्ट में पहले 5 के नाम लिख देता हूं। नेक्स्ट 5 प्रकार है इसके कशाभिका के आधार पर। दूसरा है एक कशाभिक जीवाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। नेक्स्ट
तीसरा जो है, तीसरा है गुच्छ कसाबिक जीवाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। नेक्स्ट चौथा जो है उसका नाम है उभय कसाबिक जीवाणु, इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं एम्फी ट्राइकस। नेक्स्ट और लास्ट पांचवा जो है परिकसाबिक जीवाणु, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरी ट्राइकस। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसा मैंने बताया कसाबिका जिन जीवों में पाई जाती है उसके आधार पर 5 तरह के मैंने आपको जीवाणु बताए। पहला है एक कसाबिक जीवाणु। एक कसाबिक मतलब जिनमें कसाबिका नहीं पाई जाती, जिसमें मैंने आपको बोला था ना अचल, तो उस आधार पर यहां पर कसाबिका अनुपस्थित। तो चलिए इसके उदाहरण, क्योंकि मेन तो हमें जो करने हैं वो इनके उदाहरण ही करने हैं। देखिए जरा इसके उदाहरण, इसके उदाहरण में है, एक उदाहरण है जिसका नाम है माइक्रोकोकस और एक उदाहरण है जिसका नाम है पोस्चुरेला पेस्टिस। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की वजह से एक डिजीज होता है जिसका नाम है प्लेग। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है एक कसाबिक जीवाणु। एक कसाबिक जीवाणु यानी कि जीवाणु पर केवल और केवल एक ही कसाबिका पाई जाती है, एक कसाबिका उपस्थित। इसके भी उदाहरण देख लो जरा। इसका उदाहरण है, एक है जिसका नाम है विब्रियो और एक उदाहरण है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, विब्रियो और स्यूडोमोनास। नेक्स्ट अगला देखिए जिसका नाम है गुच्छ कसाबिक। गुच्छ कसाबिक में क्या है कि जैसे कि एक सिरे पर एक से ज्यादा क्या पाई जाती हैं, कशाबिकाएं पाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, गुच्छ कसाबिक। एक सिरे पर एक से ज्यादा कसाबिका उपस्थित। नेक्स्ट अब इसके भी उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है साल्मोनेला टाइफी। ये वही बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए भी। नेक्स्ट अगला है जिसका नाम है उभय कसाबिक। उभय कसाबिक का मतलब क्या होता है, ऐसे जीवाणु जिनकी दो सतहों पर गुच्छ कसाबिकाएं पाई जाती हूं, जैसे यहां लिखा था ना गुच्छ कसाबिका, पर इनकी केवल एक सिरे पर होता है। उभय कसाबिक में क्या होता है, दोनों सिरों पर गुच्छ के रूप में कसाबिका पाई जाती है या फिर दोनों सतहों पर सिंगल सिंगल एक एक कसाबिका पाई जाती है। तो इसका भी उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है, एक है स्पाइरिलम और एक है नाइट्रोसोमोनास। ये दोनों बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपका है परिकसाबिक जीवाणु। परिकसाबिक जीवाणु ऐसे होते हैं जिनकी पूरी सतह पर ही क्या पाए जाते हैं, जीवाणु कसाबिका पाई जाती हैं। क्लियर? तो परिकसाबिक जीवाणु कैसे होते हैं, जिनकी पूरी सतह पर कसाबिकाएं पाई जाती हैं। और इसका उदाहरण जो है, तो इसका उदाहरण है इकोलाई जीवाणु, ईस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। टॉपिक का नाम था जीवाणुओं में गतिशीलता। तो जीवाणु में गति करने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसे कशाबिका कहते हैं। इस आधार पर मैंने आपको 5 तरह के जीवाणु बताए। पहला एक कसाबिक जीवाणु, ऐसे जीवाणु जिनमें कशाबिकाएं नहीं पाई जाती, तो एग्जाम्पल माइक्रोकोकस और पोस्चुरेला पेस्टिस नामक 2 जीवाणु लिख रखे हैं। फिर है एक एकल कशाबिक जीवाणु जिनमें केवल पूरी सतह पर एक ही कशाबिका पाई जाती है, एग्जाम्पल विब्रियो और स्यूडोमोनास। नेक्स्ट तीसरा है गुच्छ कसाबिक, इसको लिखा हुआ है कि इसके एक सिरे पर एक से ज्यादा कशाबिकाएं पाई जाती हैं। इसका उदाहरण साल्मोनेला टाइफी, इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, टाइफाइड डिजीज होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट उभय कसाबिक जीवाणु। उभय कसाबिक जीवाणु का मतलब है कि या तो दो सतह पर एक एक कसाबिका पाई जाती है या दोनों सतहों पर जो है गुच्छ कसाबिका की तरह एक से ज्यादा कसाबिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण में 2 लिखे हुए हैं, एक तो है स्पाइरिलम, जैसे आपने पिछले बैक्टीरिया किए थे ना स्पाइरिलम, और दूसरा है नाइट्रोसोमोनास।
और लास्ट फिर लिखा हुआ है परिकशाभिक जीवाणु। परिकशाभिक जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जिनकी पूरी सतह पर एक से ज्यादा कशाभिकाएं पाई जाती हैं, और इसका उदाहरण है ई कोलाई जीवाणु, जो कि मैंने आप पहले बोल चुका हूं कि ये भी आपके 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बिल्कुल भी आप इस तरह से मत घबराना कि 11th क्लास के सेकंड नंबर के चैप्टर में ये टॉपिक इतना बड़ा तो है नहीं जितना मैं करा रहा हूं, पर मैं करा रहा हूं नीट के हिसाब से, तो उस हिसाब से इस चैप्टर में भी नेक्स्ट क्लास 11th के 8वें नंबर के चैप्टर में कोशिका वाले में, और ऐसे ही आपके क्लास 12th के 7 नंबर के चैप्टर में जिसमें आप मानव रोगों के बारे में पढ़ोगे, तो वहां भी जीवाणु के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आपको इसलिए इतना सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने 11th में ही इतना कुछ सीख लिया तो चैप्टर नंबर 8 11th का, चैप्टर नंबर 7 12th का आपको थोड़ा बहुत मददगार साबित होगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इस टॉपिक को जो हम कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया को जो कर रहे हैं, वो हम इसे 3 पार्ट्स के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि अगर मैंने एक ही क्लास में करा दिया तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो आपसे नहीं देखी जाएगी। तो इसलिए मैं 30-30 35-50 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको जो बताया है, आज मैंने आपको 3 टॉपिक्स करवाए हैं। एक सबसे पहले करवाया जीवाणु की हिस्ट्री करवाई थी, किस तरह से उनकी खोज हुई, कैसे उनको नाम दिया गया, वो करवाया। उसके बाद मैंने आपको करवाया जीवाणु को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, और तीसरा टॉपिक करवाया जीवाणु में गतिशीलता या गति के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है। तो आज की क्लास में 3 टॉपिक हुए। नेक्स्ट अगली क्लास में जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम जीवाणुओं की संरचना, जीवाणु की संरचना, यू बैक्टीरिया की संरचना के बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वो अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो प्लीज बेटा ये जब तक ये तीनों पार्ट्स नहीं हो जाते, आप इन तीनों पार्ट्स को जरूर देखें। आज ये पार्ट्स आ चुका है, नेक्स्ट अगली क्लास में सेकंड पार्ट आ जाएगा, तो तीनों वीडियो को पक्का देखें। बिल्कुल भी इन वीडियोस को स्किप मत करना, बिना देखे मत रहना, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपसे बस इतना कहना है कि जो नए बच्चे हैं वो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो पुराने बच्चे हैं पहले से जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो प्लीज बेटा आप भी लाइक करो। साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो पक्का आप उसको कमेंट्स में डालो, ताकि मैं आपके उन क्वेश्चन का आंसर भी दे सकूं। तो चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू।